बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ुबैर हसन। हम एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में आज केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे। लेक्चर के पहले हिस्से में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे और फिर हम इंशाल्लाह केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर की लेआउट है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये सब आपके सामने है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरह इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अंदाज होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। दो एप्लीकेशन है, किसी कॉमन आइन इफेक्ट है और हेबिस प्रोसेस है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन आइन इफेक्ट और बफर सोल्यूशन, ये दो हमने देखने। और फिर हमने के एस पी सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें इन चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आइए हम बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। हमने स्कूल में ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ा होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। जबकि रिवर्सिबल में ये होता है कि रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट भी वापस कन्वर्ट हो सकते हैं रिएक्टेंट के अंदर। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शन में टू वे जाते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन वन वे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इट गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन भी यहाँ से क्या मुराद है, हम कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये होता है इन केमिस्ट्री कि अगर ऑल रिएक्टर, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, ऑल रिएक्टेंट्स दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इस तरह के रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कंसिडर करेंगे। अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा रिएक्टेंट अभी स्टिल मौजूद है तो केमिस्ट्री में हम इसको, या स्टोइचियोमेट्री में हम इसको कंप्लीट रिएक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि इसमें इक्विलिब्रियम हो जाती है। अब देखें, इस इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो गोल है, फेट है, दैट इज कंप्लीशन, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होता, मगर इसका जो फेट है वो इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ओके, कैरीड आउट इन ओपन सिस्टम एज वेल एज क्लोज सिस्टम, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर ही होता है। जब क्योंकि अगर एक दफ़ा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर तो प्रोडक्ट को वापस, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि जी देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन और फिर उसके साथ कंडेंसेशन हो रही है, तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन में एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें वो होगा, क्लोज सिस्टम में मुकम्मल होगा। इसको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको टू हेडेड एरो से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जी ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें अचीव नहीं होती है, जबकि इसके अंदर अचीव हो जाती है। इसका अल्टीमेट गोल कंप्लीशन है, इसका अल्टीमेट गोल वो है। तो इस वजह से जनरल ये क्वेश्चंस जो है ना पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले वी टॉक ऑन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करें तो इक्विलिब्रियम जो है वो तीन तरह का होता है। पहली इक्विलिब्रियम की किस्म जो है दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरी किस्म केमिकल इक्विलिब्रियम है, जबकि इसकी तीसरी किस्म मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। हमारी यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी। हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस चीज़ को बोला जाता है ना। इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो जब दो फिजिकल प्रोसेसेस इक्वल रेट से हो रहे हों, इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवोपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा वो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कि अगर एक चीज़ मेल्ट हो रही है, सपोज वी हैव आइस, ठीक है, आइस है वो मेल्ट हो रही है इनटू वाटर और वाटर जो है वो वापस फ्रीज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम से मुराद वो इक्विलिब्रियम है जो कि फिजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर एक बॉडी है और उसके ऊपर दो फोर्सेस इक्वली एक्ट कर रही हैं, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। हमारा कंसर्न जो है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ है, जिसको हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि द स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, ये जब बराबर हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन जब दो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब
हम सवाल ये करते हैं इसके अंदर, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो मिस्टेक ये कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी ये इसकी कंप्लीट और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कांस्टेंट होना जाना ये इसकी कंप्लीट और प्रॉपर डेफिनेशन है। एक रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसमें नो मोर चेंज आ जाए, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम ग्राफ की मदद लेते हैं कि वी कैन हैव अ ग्राफ फॉर दैट। कि लेट सपोज हम यूँ करते हैं कि इस वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं टाइम। ये भी नम्स में इस दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस किस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अगेंस्ट जो है ना वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब जनरली हम कहते हैं जब रिएक्शन शुरू होता है, टाइम यहाँ पे ये है जीरो है, तो जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्शन के अंदर सारा का सारा रिएक्टेंट मौजूद होगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी। जैसे से रिएक्शन आगे जाता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है बिकॉज दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और एक टाइम ऐसा आता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो जिस टाइम देयर इज नो मोर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस टाइम के बाद जितना भी टाइम होगा उस टाइम को हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम का टाइम है। अब यहाँ पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और कंसंट्रेशन दैट बिकम्स कांस्टेंट, सो ये टाइम इक्विलिब्रियम कहलाएगा। देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसमें हम देख रहे हैं। अच्छा, देयर कैन बी अनदर थिंग कि अगर हम ये एक और सूरत हाल भी हम ले सकते हैं कि जी हम दोबारा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले लें और इस एक्सिस के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेशन ले लें, तो एज वी मूव ऑन तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी रिएक्टेंट यहीं पर है कि जी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाला है ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो नीचे वाली कर्व है ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी और ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट हो गया। अब इस सूरत हाल इन दोनों में क्या फ़र्क है? इफ़ यू डिग इन तो हम ये कहेंगे कि इस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है, ठीक है, ये भी हो सकता। अब इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है, जबकि इस कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होती है। तो जो मैंने बहुत बात की थी कि ये जो पॉसिबिलिटी है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब इसी को हम एक तीसरे ग्राफ की मदद से भी जो है ना वो प्लॉट करते हैं कि एक रिएक्शन है, एक जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह भी आ सकता है कि जी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो ये जो रेड लाइन है इसके बाद देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर वाली जो लाइन है इट शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नीचे वाली लाइन जो है इट शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो कम है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो तीनों बातें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, हमारी बुक के अंदर एक ये चीज़ डिस्कस की हुई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही हो कि प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट से ज़्यादा हो, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अगर ऐसा रिएक्शन हो जो कि फेवरेबल होगा। हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह से, मैं डिस्कशन में लेकर आऊंगा। तो इस रिएक्शन में अगर Kc की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। अगर Kc जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो तो फिर ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, और अगर Kc की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम वो प्रोडक्ट से ज़्यादा हो सकती है। तो ये तीन जो है ना वो जनरल बातें हैं। तो अब इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करनी कि ग्राफ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के ऊपर प्लॉट करते हैं, जो इक्विलिब्रियम है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा जी, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम के उसके ऊपर बात करते हैं कि जी इक्विलिब्रियम के ऊपर होता क्या है। इक्विलिब्रियम के ऊपर इस तरह से होता है कि जी कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाती हैं, बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर जो बात की है कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती, क्यों कांस्टेंट हो जाती है? अब देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो दो तरह का हो सकता है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें
रिएक्शन रुक जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ उसी वक्त ही पॉसिबल है कि अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और फिर देयर इज नो मोर कन्वर्जन, ये रुक जाता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त पॉसिबल है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी कि भाई इक्विलिब्रियम कभी स्टैटिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए एक रिएक्शन को इरिवर्सिबल होना ज़रूरी है। और हमने शुरू में पढ़ा कि जी इक्विलिब्रियम जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसके अंदर रिएक्शन तब तक जारी रहता है जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो हमने तो कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो रिएक्शन आगे चलता रहता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम कभी स्टैटिक नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम हमेशा से डायनामिक होगा, यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एस्टैब्लिश होगा। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। अच्छा, अब जो डायनामिक का लफ्ज है, जब भी व्हेनेवर वी यूज द वर्ड डायनामिक, तो इसका मतलब होता है एक चीज इफ इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये मूव कर रहे होंगे। सपोज वी हैव सम मॉलिक्यूल्स, सपोज हम कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं पिंक वाले, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो एट द इक्विलिब्रियम में ये रिएक्टेंट के कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे। सो दे विल बी कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ मोशन, ये कन्वर्जन होती रहेगी। सो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते होंगे, एक दूसरे में मुंतकिल होते रहे होंगे, और चूंकि ये मुंतकिल हो रहे हैं इसलिए ये स्टेट ऑफ मोशन में होंगे। तो इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा सबसे पहला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन हमने बतानी है। 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट के अंदर हमें दिया हुआ है कि पहली स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होती है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाती है और ये नेवर गोज टू कंप्लीशन है। नो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट, जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि स्टैटिक उसमें एग्जिस्ट करती है, उसका फेट होता है। इट कैन बी कैरीड आउट इन आइसोलेटेड सिस्टम, के अंदर नहीं होती है। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसके में से देयर इज़ नो चेंज ऑफ हीट एंड मैटर, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है और मैटर भी चेंज नहीं हो सकता है। नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, या मैटर भी नहीं ट्रांसफ़र हो सकता और हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट इज़ कैरीड आउट इन, हमने कहा था कि ये हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, तो ऑप्शन इसके अंदर डेल्टा ही बनती है। अगला एमसीक्यू है कि केमिकल रिएक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद, इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। अब सवाल ये है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं जी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती है, जिसको हम देख रहे होते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो हमें नज़र आ रहा है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जबकि केमिकल काइनेटिक्स एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, अभी रिएक्शन कितनी तेज़ी से जा रहा है हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया यानी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि भाई देयर इज नो मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, नो मोर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्विलिब्रियम के टाइम पे इक्वल हो जाती है। ये भी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी पिछली स्लाइड में कि ये लोग अक्सर लोग समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाए, ऑलवेज नॉट नेसेसरी। फिर अगली ऑप्शन है जो हमने कि इट इज़ एस्टैब्लिश इन अ क्लोज सिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही है, क्लोज सिस्टम में होता है और इट दोनों साइडों से हो सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन से भी बैकवर्ड रिएक्शन से भी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ना वो नॉट एसोसिएटेड, वो बीटा इसमें करेक्ट आंसर हो गया है जी। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनाब इक्विलिब्रियम इक्वेशन के सी की एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं जनरली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और इसके ऊपर रेज्ड टू द पावर सम वैल्यू भी हम ले जाते हैं। सपोज यहाँ पर मैं रेज्ड टू द पावर में x ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं y ले लेता हूँ, तो रेज्ड टू पावर सम वैल्यूज होंगी। अगर हम एक आइडियल इक्वेशन ले लें, जनरल एक इक्वेशन ले लें जिसके अंदर कोई रिएक्टेंट a है,
और उसको फिर वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे को प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि सी और डी को प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस रिएक्शन को अगर ले लिया जाए तो इसके लिए के सी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। अब इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि जो पावर हम ऊपर ये जो के है ये क्या चीज़ है जी, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, इट शोज द कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मतलब ये जो अक्सर लोग समझते हैं के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी कांस्टेंट होता है, लेकिन सी कांस्टेंट नहीं है। सी क्या चीज़ है जी, सी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जो है ना वो शो कर रहा होता है। अब हम इसको के सी के एन के एक्स और के पी भी लिख सकते हैं। अब ये जो इन पर्टिकुलर के पीसी इनमें जो नीचे कॉफिशिएंट लिखे हैं ना, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं उसको, अब के पी में पार्शियल प्रेशर होगा, सी में कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब ये तीनों जो है ना ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको नहीं समझना कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया है, सी कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन शो की है, मोल पर डीएम क्यूब शो किया है, तो आप उसके लिए सी यूज़ करेंगे। अगर आप कुछ और यूज़ करेंगे तो आपने यूनिट चेंज कर दिया। अब जो ऊपर ये जो कॉफिशेंट है डी, ये सी, ये बी और ये ए, ये क्या है जी, ये मोल्स हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने मोल्स लेने होते हैं। अब ये चूंकि मोल्स हम लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो के सी की एक्सप्रेशन है ये प्योरली एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। यानी कि हम जब इक्वेशन को बैलेंस की इक्वेशन को देखा उसी से हमने केसी की एक्सप्रेशन लिखी तो थियोरेटिकल होगी, एक्सपेरिमेंट इसके अंदर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहे हैं, वैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को सी से भी शो करते हैं लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन को हमने शो किया। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने केसी की एक्सप्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या 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 है वो हमने केसी के। अब हम आते हैं, हम बात करते हैं कि केसी जो है ना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसके लिए यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में होता है जी। अब सोल्यूशन जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि के सी के एक्सप्रेशन में सिर्फ वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि सोल्यूशन बनाते हैं, जो कि डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। जो डिजॉल्व नहीं होते वो के सी और की एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन, हम कोई भी इमेजिनरी रिएक्शन लेते हैं कि जिसके अंदर ए सॉलिड है और बी जो है ना वो सोल्यूशन में डिजॉल्व होकर एक्वस बना रहा है, साथ में प्रोडक्ट पी एक्वस सोल्यूशन बना रहा है, तो इसमें ए चूंकि सॉलिड है ना वो नहीं आएगा, के सी एक्सप्रेशन हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बी, ए नहीं आएगा। क्यों भैया? क्योंकि ए सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो सॉलिड है, वो प्रेसिपिटेट है, तो चूंकि वो प्रेसिपिटेट है इसलिए वो बीच में नहीं आएगा, ठीक है नहीं बात, वो बीच में इसके जो है ना वो नहीं आएगा। तो ये इसमें तो इस बेस पे हम ये एक बात भी कह सकते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट अपीयर इन द केसी एक्सप्रेशन, क्योंकि वो सोल्यूशन में हिस्सा नहीं बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर लिक्विड्स आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द केसी एक्सप्रेशन, वो भी नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन है कि वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि प्योर लिक्विड डिजॉल्व नहीं होता और उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो केसी एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिसकी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो एम ये चीज़ जहन में याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें केसी में सिर्फ सॉलिड्स नहीं आएंगे और साथ में प्योर लिक्विड्स भी इसमें नहीं आएंगे। अब मिसाल के तौर पर वी हैव एन इक्वेशन जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें कि जी ए जो है ना वो सॉलिड है, डी भी सॉलिड है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, सी आएगा, बी आएगा। अब ए जो है ना वो लिक्विड है, तो उसको तो टेक्निकली नहीं आना चाहिए। हमने जैसे कहा कि प्योर लिक्विड्स डू नॉट अपीयर इन द केसी एक्सप्रेशन, तो फिर इसमें हम देखें कि जो बाकी बी है एक्वस है, सी भी एक्वस है, मतलब वो लिक्विड है। तो यहाँ पर ए प्योर लिक्विड नहीं हुआ, ये दोनों लिक्विड है, प्योर लिक्विड, तो ये आएगा किसी एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो हम अगर ऐसी एक्सप्रेशन जैसे ए है लिक्विड है, बी एक सॉलिड है और उसके बाद सी भी एक सॉलिड है,
तो अब इसमें जो ए है ना, यह प्योर लिक्विड हो गया, अब ये केसी एक्सप्रेशन के अंदर भी नहीं आएगा। तो जब ए प्योर लिक्विड, सिर्फ एक लिक्विड होगा, तो वो केसी एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। मैं सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एसिडिक एसिड जो कि एक्व सोल्यूशन है, वो रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ, वो भी लिक्विड है, ये रिएक्ट करके एसीटेट बना देते हैं एक्वस, और साथ में इनके वाटर भी बन जाता है लिक्विड की स्टेट में। अब हम बोलेंगे कि जनाब वाटर नहीं आएगा किसी एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि हमने बोला प्योर लिक्विड डज नॉट, लेकिन हम ये देखें एक्वस है, ये एक्वस का सोल्यूशन तो होता ही लिक्विड वाटर के अंदर है, तो फिर मतलब वाटर इज नॉट अ प्योर लिक्विड हियर, तो इट विल अपीयर इन द। अब अगर मिसाल के तौर पर वी हैव एन एक्सप्रेशन PCl5 डिकम्पोजेस इनटू PCl3 और प्लस Cl2 में जाते हैं, तो इसके केसी की एक्सप्रेशन के अंदर जो पी हम लिखेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 लिखेंगे। अब इसमें PCl5 नहीं आएगा क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड्स डू नॉट अपीयर इन द केसी एक्सप्रेशन में, वो अपीयर नहीं होगा। तो हमने ये चीज़ समझ ली, बड़ी अच्छे तरीके से हमने समझ ली ये चीज़ कि केसी की एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो कि सोल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद जो यूनिट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं कि केसी की यूनिट्स क्या होती है। तो इसके लिए हम अब आपको ना शॉर्टकट बता देता हूँ कि केसी की यूनिट जब आपने लिखनी होती है ना, तो लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केसी की यूनिट वेरिएबल होती है। देयर आर सर्टन एक्सप्रेशन जिसमें केसी की यूनिट, जिन रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट होती ही नहीं है, नो यूनिट्स फॉर दैट। तो उसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि जी अगर ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे, तो केसी की उसमें कोई यूनिट नहीं होगी, केसी हैज़ नो यूनिट फॉर दैट, कोई भी यूनिट उसके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर नहीं होंगे, उसके लिए यूनिट होगी। तो एक शॉर्टकट ये है कि केसी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब रेज टू द पावर डेल्टा एन आ जाएगा। ठीक है, ये जो डेल्टा एन है ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझते हैं। डेल्टा एन कहलाता है डेल्टा एन, जबकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, यानी जितने प्रोडक्ट के मोल्स हैं उसमें से रिएक्टेंट के मोल्स आपने माइनस कर देने। अब आप मिसाल के तौर पे इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लें कि PCl5 सपोज ये डिकम्पोज कर जाता है इनटू PCl3 में, और साथ में ये Cl2 दे देता है। ओके, अब इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो 2 हैं, और रिएक्टेंट के मोल्स जो हैं वो 1 है। तो डेल्टा एन की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो अब इसके लिए केसी की यूनिट्स आपने निकालनी है, तो केसी इसके लिए हो जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स इसके 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल इसका 1 है, तो केसी की एक्सप्रेशन हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आप कोई और रिएक्शन ले लें, मिसाल के तौर पर अमोनिया की सिंथेसिस ले लें जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिल के अमोनिया बना देते हैं। अब आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने लिखना है केसी इट इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर आपने डेल्टा एन ले लेनी। अब प्रोडक्ट के मोल्स आप देखें 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल्स 4 हैं, 3 हाइड्रोजन के, तो -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केसी इट इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये आपने -2 कर लेना है। तो -2 इसको सॉल्व करें तो केसी इट इज़ इक्वल टू पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर पावर 6 हो जाएगा। ये +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो ये केसी की यूनिट्स हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप केसी की यूनिट्स जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। केसी की एक्सप्रेशन, केसी की यूनिट्स के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो नोट करनी कि क्या वो कंडीशंस हैं केसी के लिए। केसी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहन में रखना, उनके बीच में फ़र्क करना, वो ये है कि केसी एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो केसी की वैल्यू चेंज कभी नहीं हो। केसी की कंडीशन के अंदर यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम के आगे पीछे ये केसी भी नहीं रहेगा, फिर इससे और चीज़ बन जाएगी जिसको हम कहेंगे QC, और इसको कहते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस वक्त जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होगी उसको हम
के सी बोलेंगे, और इक्विलिब्रियम के अदर देन इक्विलिब्रियम इसको हम क्यू सी बोलेंगे। तो क्यू सी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है और के सी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये सिर्फ कांस्टेंट रहती है और ये सिर्फ डिटरमिन होती है इक्विलिब्रियम के टाइम पे। यानी इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपको किसी ने बोला कि जी हम के सी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं और मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, उसकी रेशो ले रहा हूँ, तो ये के सी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा 10 मिनट बाद वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगी। जब वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर बात है उससे रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो फिर केसी की वैल्यू कैसे कांस्टेंट रह सकती है? तो इसका जवाब है कि इक्विलिब्रियम के आगे पीछे जो रेशो होगी वो केसी नहीं कहलाएगी, वो क्यूसी कहलाएंगी। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर सपोज आप ए की कॉन्सेंट्रेशन एक रिएक्शन में 10 ले लें और बी की कॉन्सेंट्रेशन उसी रिएक्शन के अंदर 5 ले लें, फिर आप एक और रिएक्शन ले लें, उसमें आप ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो 20 ले लें और बी की कॉन्सेंट्रेशन आप 3 ले लें, तो दोनों में केसी की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू केसी की सेम होगी। सो वट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर, उससे केसी की वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कहते हैं कि केसी इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सो जो भी कंसंट्रेशन इनिशियल होगी फाइनल होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ केसी की वैल्यू जो चेंज होती है, बाकी किसी चीज़ के साथ चेंज नहीं होती। केसी इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो रेस टू द पावर में हम मोल्स को ले उसके साथ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम आगे चल के जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैं दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीन, एक ये दो और ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है। अब चलते हैं एक एमसीक्यू की तरफ जाने और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, हर एक रिएक्शन में केसी की अपनी वैल्यू होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और केसी की वैल्यू डज नॉट चेंज कोफिशिएंट ऑफ वेरियस स्पीशीज। बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पर ये बात ही की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने की कि जी केसी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन केसी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ के एफ, दिस फॉरवर्ड रिएक्शन। असल में जो केसी है ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो है ना वो बैकवर्ड रिएक्शन का अब रेशो ले लेते हैं, तो वो रेशो रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेशो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है ना वो ठीक हो गई हैं जो हमने डिस्कस किए। तो इस तरह का ये देखिए, इसमें से हम ये बात निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेरियस जो के सी के अलावा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं तो फिर उसके लिए क्या होगा, के पी। अब के पी क्वेश्चन में से ना आपको दो तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। एक तो वो आपसे पूछ सकता है के पी और के सी के बीच में रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप के लिए आपने ये इक्वेशन याद करनी है कि के पी इट इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन, ये आपसे वो रिलेशनशिप पूछ सकता है। जबकि डेल्टा एन आपको पिछले उसमें मैं बता चुका हूँ कि डेल्टा एन जो है ये प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स के बराबर होता है। एक तो वो रिलेशनशिप आपसे पूछ सकता है। अब रिलेशनशिप के अंदर मैं आपको चंद सीधा पॉइंट्स जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या बातें जो है ना इसके अंदर हो सकती हैं। अब अगर आप देखें इसमें तीन बातें हैं, ये जो के पी और के सी रिलेशनशिप में तीन बातें। पहली ये बात है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं तो फिर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आती है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो आते हैं। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आती है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में के पी बराबर हो जाएगा के सी के। फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो ग्रेटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो फिर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है 1, 2, 3 या उससे भी बड़ी, तो उस पर्टिकुलर केस में के पी बड़ा हो जाएगा के सी से। तीसरी ये बात हो सकती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है वो रिएक्टेंट से, तो फिर अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से कम होंगे तो इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, और लेस देन जीरो का मतलब होता है कि नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो फिर के पी कम हो जाएगा के सी से। अब आपने इन तीन चीज़ों को सामने रखे, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एक पर्टिकुलर एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दो हैं, रिएक्टेंट की भी दो मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दो मोल्स हैं। तो अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे के पी
ये बराबर हो जाएगा के सी के, ये बराबर हो जाएगा। अब देखें इसमें दो बात, इनको मैं डिफरेंट मेथड से जो है ना वो लिख सकता हूँ कि के सी बराबर हो जाएगा के पी के, ये भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको ना यूं करूँ कि अगर मैं इक्वल टू के इस साइड पे ले जाऊँ तो के पी माइनस के सी इट इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या के सी माइनस के पी ये भी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसी एक एक्सप्रेशन के लिए मैं चार मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है ना आपको दे सकता हूँ। अच्छा, अब आपसे इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन के पी इज ग्रेटर देन के सी। अब अगर आप इन चारों बातों के ऊपर जो मैंने बोली हैं इसको जहन में रखें, तो जिसमें प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट के मोल से, उसमें के पी बड़ी हो जाएगी के सी से। सो इफ़ यू लुक एट द अल्फा रिएक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट के मोल्स दो हैं, रिएक्टेंट का मोल एक है। सो इसमें प्रोडक्ट के मोल्स ग्रेटर हैं रिएक्टेंट के मोल से, तो इसमें के पी बड़ा हो जाएगा के सी से। और इसमें के प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो के पी इसमें कम हो जाएगा के सी से। और इसमें प्रोडक्ट के मोल्स दो हैं, रिएक्टेंट के मोल्स चार हैं, तो के पी कम हो जाएगा के सी से, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स कम है, और यहाँ पर के पी बराबर हो जाएगा के सी से। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है। अब इसी जुमरे में, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के सी इज इक्वल टू 4, कैलकुलेट के पी एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन में बोला आप के पी मालूम करें। हमने रिलेशनशिप ये देखी है कि के पी ये बराबर होता है के सी के और आर टी पावर डेल्टा एन के, ये इसके बराबर हो गई भाई। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के मोल्स इसमें 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के मोल्स भी इसमें 3 ही हैं। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे, तो इसमें के पी बराबर हो जाएगा के सी के। तो के पी, अगर के सी इसका 4 है तो के पी भी इसका 4 ही हो जाएगा। तो ये भी आपने देखा। अच्छा, फिर आपको ना कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाएगा, अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप के पी के सी के बराबर लेंगे, यू हैव टू लुक फॉर द रिएक्शन कि भाई के पी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो फिर आपने कैलकुलेशन करनी होगी, यू हैव टू कैलकुलेट इट। कैलकुलेशन के बगैर आप ये नहीं कर सकते, यानी आपको जो है ना वो रिएक्शन देगा, लेकिन उस रिएक्शन में आपको आर की वैल्यू अपनी आसानी के लिए देगा। वैसे तो हमने पिछले गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, लेकिन सपोज वो आपको कहता है कि कोई भी एक और रिएक्शन देता है और आर की वैल्यू 0.01 दे देता है, तो आपने इसमें 0.01 ही की आर की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इसके अंदर 0.08 आर वैल्यू पुट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो इसलिए जो आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी वो वाली आर की वैल्यू आपने पुट करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के पी, आपने मालूम करना है। समटाइम्स आपको वो ना के पी देता है, के सी मालूम करना होता है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि अगर पी के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी पावर ये डेल्टा एन में कर देता हूँ, तो के सी किसके बराबर हो जाएगा, ये के पी अपान आर टी पावर डेल्टा एन के बराबर हो जाएगा। आपने वैल्यूज पुट कर ली, नहीं, यू विल हैव योर आंसर। तो ये आर की वैल्यू आपको वो आसान वाली आर की वैल्यू देंगे। यानी लेट सपोज वो कहते हैं कि जी ये एक रिएक्शन आपको दे दिया गया और उस रिएक्शन में कहा जी ये 2a प्लस बी है और उससे जो है ना वो 4c बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने मालूम करना है कि अगर के सी वो कहता है सपोज 4 है, तो आप बताइएगा के पी क्या हो गया, ठीक है। और वो टेम्परेचर दे देता है सपोज 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दे देता है, और आर की वैल्यू वो 0.01 दे देता है। तो आपने के पी इट इज़ इक्वल टू के सी क्या है, 4 है, और आर जो है ना वो 0.01 दे देता है, मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन दे देता है, और डेल्टा एन की वैल्यू प्रोडक्ट के मोल्स 4 है, 3 है तो 1 आ जाएगा। तो के पी जो है ना ये हो जाएगा 4 इंटू ये 3 हो जाएगा, तो के पी इट इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने मालूम करनी है। ये इसमें से ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं या आपसे वो पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात वेरी रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको के पी की एक्सप्रेशन दे दें, आपको बताएं कि के पी की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो जिस तरह हमने एक बात की कि जी आप जब के सी की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ सॉल्यूशंस या गैसेस आती हैं, तो के पी की एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही आती हैं, ओनली गैसेस, ये के पी की एक्सप्रेशन में आती है। और उसको लिखने का तरीका कार ये कि लेट सपोज अगर आपको कहा जाए ना कि ये ए है और इसके साथ मैं बी को रिएक्ट कराता हूँ और उससे ना सी बन जाता है, ठीक है। तो के पी की एक्सप्रेशन अगर ये सपोज सारी गैसेस है तो के पी की एक्सप्रेशन हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी रेज टू द पावर सी
into partial pressure of gas D raised to the power D divided by partial pressure of gas A raised to the power A into partial pressure of gas B raised to the power B। तो ये एक्सप्रेशन इसकी हो जाएगी। तो ये KP और KC के दरमियान में रिलेशनशिप से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे और डिस्कशन थी हमारी इस पे मुकम्मल होगी। अब हम कुछ MCQs देखते हैं। MCQ में है, पहला MCQ है कि कहता है कि जी डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC आर गिवन। तो आपने बताना है कि कौन सा वाला इसमें करेक्ट है। तो अब आप पहले वाले रिएक्शन को देखिएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल्स भी बराबर है। तो हमने अभी पिछले उसमें कहा था कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे तो फिर KC और KP बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरे में हमने कहा कि जी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर 1 है। तो अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हुए रिएक्टेंट के मोल से तो फिर KP KC से बड़ा हो जाएगा और डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। फिर यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स, यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल्स यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वो 4 हैं। तो प्रोडक्ट के मोल्स अगर कम हो गए रिएक्टेंट के मोल से तो फिर KP कम हो जाएगा KC और डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों की चारों बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KC हैज़ नो यूनिट। हमने डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है तो फिर KC की यूनिट 0 आएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि KC की यूनिट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि वो आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर डेल्टा एन लेंगे और पावर डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मोल्स, दोनों बराबर होंगे, डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ जाएगी और जिस चीज़ की वैल्यू 0 होगी वो 1 के बराबर आएगी। सो इसमें ये रिएक्शन रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल, देयरफॉर KC की कोई यूनिट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए KC की यूनिट क्या होगी। तो तरीक़ाकार वही वाला पुराना कि KC इट इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर डेल्टा एन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो KC की यूनिट हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब -1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी मोल इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब, ये 40 की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द KC। कौन सी वैल्यू KC के लिए इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। मे और मे नॉट हैज़ यूनिट, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम की टाइम की कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये भी ठीक है। एसोसिएटेड विद डेल्टा एच, बिल्कुल ये है कि टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। कि हीट ऑफ रिएक्शन को हम देखेंगे, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि इंडोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में KC की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने के साथ कैसे चेंज होती है, मगर इट डिपेंड्स। इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं बताता, हमें सिर्फ ये बताता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया या नहीं हो गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है और कौन से डिफरेंट मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं उसके ऊपर भी हमारी इंशाल्लाह से बातचीत होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें किस तरह बताता है। अब डायरेक्शन के अंदर आपने एक चीज़ ये बिल्कुल नोट करनी है कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो रिएक्शन जो है ना वो बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब पहली है कि अगर रेशो ऑफ KC रेशो इज लेस देन KC इट इम्प्लाइज दैट मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। अब इस बात को समझने के लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हम इसको ये समझते हैं कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 बातें हो सकती हैं। पहली ये बात हो सकती है कि लेट्स सपोज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हम एक सीसॉ की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक सीसॉ है। अब अगर KC की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू बराबर है, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब रिएक्शन ना तो कहीं फॉरवर्ड जाएगा ना तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर लेट सपोज ये हो जाए कि जी KC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, KC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, सपोज ये है यहाँ पर KC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाए। अब इसको बैलेंस करने के लिए यानी वापस इसको बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आम जनरल जो डेली लाइफ है उसमें कॉमन सेंस का उसके ऊपर अगर लागू करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जी आप
उसमें ये कर सकते हैं कि जी इस साइड पे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इस साइड पे आप वेट बढ़ा दें, आप इस साइड पे और जो ना वैल्यू को इंक्रीज कर दें। अब और वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फिर ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता, ये शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा और इवेंचुअली ये एक बैलेंस हो जाएगा। अब इस साइड पे वेट कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब इसके लिए समझने के लिए एक और बात भी समझ लीजिएगा। मैथमेटिक्स का उसूल है कि अगर आप एक लेट सपोज एक वैल्यू है, सपोज x अपॉन वाई है, तो x नॉमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है। ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नॉमिनेटर बढ़ाना पड़ता है। जैसे लेट सपोज आपके पास 10 अपॉन 2 है, ये 20 अपॉन 2 हो गया, ये 30 अपॉन 2 हो गया, तो ये 10 अपॉन 2 जो है ये बराबर आ गया 5 के, ये आ गया 10 के और ये आ गया 15 के। तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने के लिए नॉमिनेटर बढ़ाना पड़ता है, और अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। अगर यही आप सपोज ये कर लें कि ये 10 अपॉन 2 है, तो इसको आप 10 अपॉन 5 कर दें और आप इसको 10 अपॉन 10 कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के, ये बराबर हो जाएगा 2 के और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये मैथमेटिक्स के उसूल जहन में रखें कि नॉमिनेटर बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है और डिनोमिनेटर बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू कम होती है। तो हमने ये वाली वैल्यू इंक्रीज करनी है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो इस वाली वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें नॉमिनेटर बढ़ाना होगा, नॉमिनेटर बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा, और प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अगर ये केसी की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फिर तीसरी ये बात हो सकती है कि अगर यही वैल्यू यानी कि जो प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है, ये वाली वैल्यू अगर केसी से बड़ी होगी, सपोज यहाँ पे केसी की वैल्यू है और यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू है, तो अब क्या होगा? अब ये केसी की वैल्यू तो नहीं बढ़ सकती क्योंकि केसी तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पे तो फर्क नहीं आ सकता। तो आपने यहाँ से को वेट कम करना है ताकि ये वैल्यू कम करनी है ताकि ये वैल्यू ऊपर को चली जाए और फिर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। अब इस वैल्यू को कम करेंगे ताकि ये इसके बराबर आ जाए। अब कम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स हैं, सो हमने रिएक्टेंट्स को बढ़ाना होगा ताकि ओवरऑल वैल्यू कम हो जाए। उसके लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि रिएक्शन में केसी की वैल्यू और प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है। अगर केसी की वैल्यू बराबर हुई, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अगर केसी की वैल्यू बड़ी हो गई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर केसी की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड जाएगा। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको इस उसमें कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं? आपको इसमें इस तरह क्वेश्चन दिए जा सकता है कि लेट्स सपोज आपको एक इक्वेशन दिया और उसमें ये कहा गया हो कि केसी की वैल्यू 2 है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 5 है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इसकी 3 है। बताइएगा रिएक्शन किस साइड पे जाएगा? तो आपने सबसे पहले इसकी रेशो मालूम करनी है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले लें, सो इट इज़ 5/3 आ जाएगा। तो इस वैल्यू से ये 1.6 आ जाएगा। अब ये जो रेशो है ये केसी से कम है, तो इस रेशो ने अपने आप को केसी के बराबर लाना है। फॉर दैट इट हैज़ टू इंक्रीज द नॉमिनेटर जो प्रोडक्ट है, सो इसलिए ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। दूसरी एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। अब इसको दो माने जो है ना वो हम ले सकते हैं। इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, एक ये भी हम पता लगा सकते हैं, और दूसरा हम इसमें ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन में उस वक्त कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है। मैं आपको लेक्चर के पिछले हिस्से के अंदर एक चीज़ बता चुका हूँ कि वो थी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से मुराद ये होती है कि रिएक्शन में कितना रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से ये मुराद होती है कि ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इस तरह की रिएक्शन को हम कंप्लीटेड रिएक्शन बोलेंगे। जब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम कहते हैं कि केसी की वैल्यू लार्ज है, अब इस बात को एक समझने के लिए एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि केसी ये इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। मैं इसको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आपको समझाने के लिए मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो केसी की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम के टाइम पे तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अब आप इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है, सपोज हम कह लेते हैं कि जी हाइड्रोजन है और जो HF है उसकी डिकम्पोजिशन की हम बात कर लेते हैं, वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर डिकम्पोज होता है, तो इसके लिए Kc की वैल्यू 10⁻⁻15। अब वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc है।
अब वेरी स्मॉल वैल्यू का किसी से क्या मुराद है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब, अब इससे दो बातें ली जा सकती है। एक तो इससे ये बात ली जा सकती है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, कि रिएक्शन में रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। दूसरी ये बात ली जा सकती है कि चूंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा, अभी तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी आगे किया ही नहीं है। अगर रिएक्शन में सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ओजोन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सीजन के अंदर, और तो इसके लिए केसी की वैल्यू होती है 10⁵55, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी से मुराद है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का मतलब है कि तकरीबन सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमें बताता है कि तकरीबन रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट होने से क्या मुराद है, यहाँ पे कंप्लीट होने से मुराद है कि ऑल रिएक्टेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत थोड़ा है। और ये रिएक्शन अभी तकरीबन आप समझ लें कि कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत शुरू के अंदर है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा है। और अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट है तो इसके लिए फिर मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसके अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि रिएक्शन आगे जाएगा, रिएक्शन पीछे जाएगा। और वैल्यू ऑफ केसी से हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को भी अंदाज़ा मतलब मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है उसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो फिजिबल नहीं है, रिएक्टेंट की मिकदार उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमें उस वक्त अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का भी और फिजिबिलिटी, तो तीन चीज़ें इसी के अंदर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगली जो बात है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इन फैक्टर्स को इन फैक्टर का जो इफेक्ट है वो पढ़ने के लिए हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं ली शार्टलेस प्रिंसिपल। ली शार्टलेस प्रिंसिपल ली शार्टलेस प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम कोई चेंज इम्पोज करते हैं, तो वो रिएक्शन ऐसे बिहेव करेगा कि उस इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप फिजिक्स के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द इनर्शिया। इनर्शिया के अंदर आप ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी है वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर आप उसके ऊपर पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे इट विल रेजिस्ट, और अगर वो मोशन में है तो वो आप उसको रोकेंगे तो इट विल रेजिस्ट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर पड़ा हुआ है और आप उसके ऊपर कोई चेंज इम्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस से मुराद है कि अगर आप उसके ऊपर कोई चेंज इज इम्पोज्ड तो फिर वो रिएक्शन ऐसा बिहेव करेगा कि वो उस चेंज को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, तो वो बिहेव करेगा, वो रिएक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज द ली शार्टलेस प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है। अब जो हम उसके ऊपर चेंज इम्पोज करेंगे वो वेरियस वो चेंज है, वो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो सकता है, वो प्रेशर में चेंज हो सकता है, वो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और वो कैटलिस्ट का भी जो है ना वो चेंज हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट चेंजेस जो कि उसके ऊपर हम वो कर सकते हैं। तो इफेक्ट क्या होगा, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो या तो रिएक्टेंट ऐड होगा या रिमूव होगा, इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट होगा। इसको हम बारी बारी सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये मुख्तलिफ चेंजेस हैं जो रिएक्शन के ऊपर हम इम्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है ना हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में आप चेंज इम्पोज करेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम रिएक्शन के ऊपर, अब आप इसको बेसिक प्रिंसिपल को याद रखें, अगर आप यूँ करते हैं कि आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ये आप चेंज इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। और इस साइड पे हम ले लेते हैं कि ये वो चेंज है जो बिहेवियर होगा, या आप इसको समझ लें कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑफ रिएक्शन का क्या वो होगा। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम चेंज जो इम्पोज कर रहे हैं वो ले लेते हैं। तो अगर आप यूँ करते हैं कि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बिल्कुल उसका उल्टा रिस्पॉन्स देगा, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने साथ ये भी देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो फॉरवर्ड जाएगा। फिर अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, रिएक्शन उसका उल्टा बिहेवियर देगा, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन वो बैकवर्ड मूव करेगा। फिर आपने
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, यानी आप कैसे इंक्रीज करेंगे, ये भी अक्सर बच्चे नहीं समझते हैं कि आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है बाय एडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। हम ये एग्जांपल अब थोड़ी देर में लेते हैं, तो फिर रिएक्शन उसका उल्टा देगा कि वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है कि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाए। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने यूं किया कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन उल्टा आपको रिस्पॉन्स करेगा कि वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये चार मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हैं जो रिएक्शन देगा अगर आप चेंज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर यह मैंने सवाल किया कि भाई कैसे आप रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सपोज वी हैव एनी रिएक्शन, हम कोई एक जनरल एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है और इससे सी और डी बन रहा है। अब आप यूं करें कि एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर ए और ये रिएक्शन हो रहा है। अब आप इस रिएक्शन में ना बाहर से ए ऐड कर दें, तो आपने मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी और ये ए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्शन का रिस्पॉन्स होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब आप मिसाल ले लें कि एक रिएक्शन है जिसमें बिस्मथ क्लोराइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो ये जो BiOCl है, दिस इज टर्बिड मिल्की लिक्विड ये बना देता है, दिस इज मिल्की लिक्विड बना देता है, जिस तरह से बिल्कुल दूध होता है उसकी तरह। तो जब आप इसके अंदर HCl ऐड, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब अगर हम इस रिएक्शन के अंदर HCl ऐड करते हैं तो HCl ऐड करने से हमें ये नज़र आता है कि रिएक्शन का जो सोल्यूशन है ना वो क्लियर होना शुरू हो गया। अब रीज़न क्या है, क्योंकि HCl प्रोडक्ट है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ BiCl3 जो कि क्लियर है। और अगर इसमें मजीद वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मजीद BiOCl बनेगा जो कि मिल्की लिक्विड बनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है ना वो पूछे जा सकते हैं रिमूवल ऑफ वगैरह के ऊपर। दूसरा फैक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम एक और इफेक्ट देखते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का इफेक्ट देखते हैं, वो समझ में आ गया तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में इस तरह से है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट, कि आपने इसको याद करने के लिए ना एक निमोनिक याद करनी है, और वो निमोनिक ये है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ये निमोनिक आपने याद करनी है। अब कम से ज़्यादा से मुराद ये है, अब इससे मुराद ये है कि अगर वॉल्यूम कम करेंगे रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल्स ज़्यादा होंगे। तो ये निमोनिक याद करने की ज़रूरत है। कम वॉल्यूम कम करेंगे रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल ज़्यादा कम होंगे, और वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। अब इस आगे हम जो है ना एक और चीज़ भी आपको बता दें कि अगर ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं, ठीक है, दोनों के मोल्स बराबर है, तो इन रिएक्शन के ऊपर चेंज इन वॉल्यूम का कोई असर नहीं होगा। डेल्टा वी हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इसका जो है ना वो नहीं होगा, हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। ये पहली चीज़ हो गई। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल तो फिर जो है ना वो डेल्टा वी का कोई ना कोई असर होगा, डेल्टा वी हैज़ इफेक्ट होगा। और वो डेल्टा वी का क्या इफेक्ट होगा वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये इफेक्ट होगा। अब मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है, मैं जनरल एक रिएक्शन ले लेता हूँ जिसमें ना हम ये कह रहे हैं कि जी हाइड्रोजन गैस है और वो आयोडीन के वेपर्स के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और उससे ना हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक गैस है वो बन रहा है। अब इसके ऊपर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, देखें यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम के इंक्रीज करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। फिर एक और रिएक्शन मैं ले लेता हूँ और उस रिएक्शन में मैं कहता हूँ कि जी PCl3 ये गैस है और ये Cl2 ये गैस है, ये आपस में मिल रहे हैं और इससे PCl5 ये भी गैस बन रहा है। अब मैं इसके लिए वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या होगा, मैंने बोला वॉल्यूम ज़्यादा करने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल्स ज़्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 2 और प्रोडक्ट के मोल है 1, तो वॉल्यूम ज़्यादा करने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड मूव करेगा।
बैकवर्ड मूव करेगा। फिर एक और रिएक्शन ले लेते हैं। जनरली हम जो है ना वो देखते हैं कि जी अमोनिया सिंथेसिस का जो है वो रिएक्शन है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे ना अमोनिया बनता है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी वॉल्यूम मैं कम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको निमोनिक में बताया कम से कम, यानी वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4। तो मैं अगर वॉल्यूम को कम करूंगा तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल्स कम है। इस पर्टिकुलर केस में वी हैव प्रोडक्ट मोल्स आर लेसर देन द रिएक्टेंट मोल्स, तो रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब आप वॉल्यूम का इफेक्ट समझ लें तो वॉल्यूम के इफेक्ट को समझने के बाद आप प्रेशर का इफेक्ट समझ सकते हैं। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि वॉल्यूम हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जब आपको जहन में होगी ना तो आप प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होने से आप इस निमोनिक के जरिए से इफेक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल ज़्यादा होंगे। तो ये आप प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम के साथ उससे जो है ना वो आराम से समझ सकते हैं। अब आप मिसाल ले लें कि जी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर PCl3 वो डिकम्पोज कर रहा है, सॉरी, अब आप एग्जांपल ले लें कि एक रिएक्शन है जिसमें PCl5 ये डिकम्पोज कर रहा है PCl3 में और Cl2 में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या होगा। अब आप प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। वॉल्यूम को कम करने से, यहाँ पे हमने कहा था कि वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल्स कम होंगे। तो प्रोडक्ट वाले मोल्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट वाले मोल्स कम है, तो रिएक्शन यहाँ पे बैकवर्ड मूव करेगा। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को कम करता हूँ तो रिएक्शन कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे मोल ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब एक तो मैंने आपको चीज़ बता दी कि अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होंगे तो चेंज इन वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक और चीज़ भी आप जहन में रखिएगा कि अगर एक रिएक्शन है जिसमें तमाम लिक्विड्स हैं या तमाम सॉलिड्स हैं, उनके ऊपर भी चेंज इन वॉल्यूम का कोई असर नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन देखा जिसके अंदर एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये लिक्विड है, वो एथेनॉल C2H5 ये भी लिक्विड है, ठीक है, और ये रिएक्ट करके एसीटेट बना देता है, ये भी लिक्विड है। चूंकि ये एक्वस सोल्यूशन बनाता है तो मैं यहाँ पे लिक्विड ही लिख लेता हूँ, साथ में वाटर भी मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैसे भी ना तो टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है ना हमारी बातचीत हो रही है। अब अगला जो है ना दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जहन में रखने के लिए आपने दो स्टेटमेंट याद कर। वो स्टेटमेंट ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती हैं, मतलब होती हैं, और एक्सोथर्मिक जो है ना वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो रिएक्शन की में को हीट की ज़रूरत होती है तभी तो वो एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसको हीट देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, और अगर आप उसको हीट नहीं देंगे, उसको ज़रूरत है, आप नहीं देंगे तो रिएक्शन तो नहीं होगा ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उनके पास पहले से हीट ज़्यादा है, आप उसको कैसे हीट दे रहे हैं। और अगर आप उसको हीट देंगे तो बिल्कुल वैसी बात होगी। इस बात को समझने के लिए हम यूँ करते हैं कि अगर लेट सपोज एंडोथर्म, आपको हीट की ज़रूरत है, आजकल का जैसे मौसम चल रहा है दिसंबर जनवरी में, आपको हीट की ज़रूरत होती है। आप कमरे में आते ही हीटर लगा होता है तो आप हीटर की तरफ दौड़े चले जाते हैं, बिकॉज यू नीड हीट, ठीक है, आपको हीट चाहिए। अब वही हीटर आप लगा दें जून जुलाई में, पहली सी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आप वापस कमरे से वापस दौड़ेंगे। सो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट बढ़ा दें तो वो फॉरवर्ड जाएगा, हीटर की तरफ जाएगा, सोर्स की तरफ जाएगा, और अगर आप एक्सोथर्मिक के लिए हीट बढ़ा दें तो वो सोर्स से भागेगा, वापस जाएगा। सो अगर एक रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, कोई भी हम रिएक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर जनरली A+B है, वो रिएक्ट कर रहा है और उसके जो ना एक प्रोडक्ट बन रहा है और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हम कहते हैं कि पॉजिटिव है,
तो इसके लिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर एक और रिएक्शन है जिसमें सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी जो हीट है वो नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। तो हर एक रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का सेम इफेक्ट नहीं होता, बास के ऊपर फॉरवर्ड ले जाता है, बास को वो बैकवर्ड ले जाता है। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। अब मिसाल के तौर पर हमें इसको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया है वो हम लिख लेते हैं कि यूरिया जब बनता है तो उस ये यूरिया की सिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए जो हीट है दैट इज नेगेटिव 92.46 किलो जॉल पर मोल। अब इसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फेवरेबल होगा अगर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब इसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसमें जिस तरह से आप देख लें कि जी डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड है, ये जब डिसॉल्व हो जाता है तो डिसोल्यूशन से इट स्प्लिट्स इनटू आयंस, सपोज हम इसको क्लोराइड आयंस में कहते हैं। तो ये इसकी जो इंथैल्पी है दैट इज आई गेस प्लस 15 पॉइंट समथिंग किलो जॉल है। अब जितने आप इसको हीट देंगे ये डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ये फॉरवर्ड चला जाएगा और टेम्परेचर कम करने से ये बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो चलें आसान बात हो गई। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछाएगा। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें कि जी जो हमने डिस्कशन की थी कि ये जो Kc की वैल्यू है ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हमने एक MCQ भी डिस्कस किया था। तो Kc की वैल्यू टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। तो Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। अब ये कैसे, इसको आपने याद रखना है। देखें, हमने बोला कि अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिया या ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो हम ये बात कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के। तो जब प्रोडक्ट और बनेगा Kc की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसे कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन वापस जाएगा, जब रिएक्शन वापस जाएगा रिएक्टेंट बनेगा, और जब रिएक्टेंट बनेगा तो Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपने जो MCQ डिस्कस किया था कि वही डेल्टा H की वैल्यू पर Kc डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ जो है ना वो जहन में याद रखनी है। आखिरी फैक्टर जो कि इसके ऊपर है दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर? कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये हमारी मदद करता है इक्विलिब्रियम को जल्द अटेन करने में, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो ये ली शॉर्टलिस्ट प्रिंसिपल हो गया, वेरियस फैक्टर है। अब हम आते हैं और इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन के ऊपर क्या, किस रिएक्शन का इफेक्ट नहीं होता। तो हम ये बात कर चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे रिएक्टेंट के मोल्स के, तो उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कोई नहीं होगा। तो अगर आप पहले वाले रिएक्शन में देखें कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं, 2 मोल्स इसके हैं 2 मोल्स इसके हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट होगा। और फिर हमने कहा था कि अगर आपने याद रखना है कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और रिएक्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगा, बैकवर्ड आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे आएगा, फॉरवर्ड आएगा, यहाँ पे भी राइट साइड पे आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसमें अल्फा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई नहीं करना, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये फिजिकल एक है, आपने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा है कि जी प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फिजिकल सिस्टम में जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिस साइड पे वॉल्यूम कम होता है,
ठीक है, उस साइड पे वो जाएगा जिस साइड पे वॉल्यूम कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप यूँ करते हैं कि इंक्रीज इन द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, जब आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे वॉल्यूम कम होगा। तो वाटर का वॉल्यूम कम होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। दूसरे में है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, कम होता है तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इंक्रीज इन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली है कि तो यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा, इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगा जिससे पे वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पे सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, लेकिन वाटर का इनॉर्मस बिहेवियर होता है। प्रेशर बढ़ाने से वाटर का वॉल्यूम आइस के वॉल्यूम के मुकाबले में कम होता है, तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर और कोई सॉलिड है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से कम होता है। तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। अगला एमसीक्यू कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस रिएक्शन को ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से, हमने जो पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। सो रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक। दूसरी वो कहता है कि इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव्स इन रिवर्स रिएक्शन। अब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने से रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, मतलब कम से कम में जाएगा, ठीक है, कम से कम में जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे, इसलिए तो वो रिवर्स में जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्टेंट वाली साइड पे जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन ढूंढना है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं। फिर वो दूसरी कहते हैं इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव्स इन रिवर्स रिएक्शन। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, बीटा में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं। तो पीछे एक ही ऑप्शन रह गई, दैट इज चार्ली। Which of the following will not change the concentration of ammonia at equilibrium? Increasing pressure. अमोनिया का अगर हम रिएक्शन लिख लें तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर इफेक्ट होगा। ये 3 अमोनिया बनेगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा। और कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट इट हेल्प्स अस टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर। ली शार्टलेस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ। मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, वो केमिकल और फिजिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो ली शार्टलेस प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर फैक्टर के बाद, असर के बाद हम देखते हैं कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं ली शार्टलेस प्रिंसिपल की, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के साथ मिलाया जाता है और इनसे अमोनिया गैस प्रोड्यूस की जाती है। अब इसमें चंद चीदा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नाइट्रोजन है दैट इज़ टेकन फ्रॉम एयर। सो एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि द नाइट्रोजन इन सिंथेसिस अमोनिया नाइट्रोजन इट इज़ टेकन फ्रॉम एयर, जबकि हाइड्रोजन जो है इसको टेकन किया जाता है फ्रॉम वाटर गैस। मीथेन को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसको वाटर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो वाटर गैस से फिर इसको अलग किया जाता है। वाटर गैस इज कम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसमें से इसको अलग किया जाता है। तो इसके लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, आयरन को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका के ऊपर, और ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये होता है और 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे लगता है। तो ये इसके लिए कंडीशंस है। ये अमोनिया के सिंथेसिस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेट H नेगेटिव 92.46 किलो जूल पर मोल, ये इसमें से हीट इवॉल्व होती है। अब हमने जो कुछ पढ़ा ली शार्टलेस प्रिंसिपल में कि किस तरीके से हम इसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू लुक फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन को देखना होगा।
तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड, यील्ड कैसे बढ़ेगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मज़ीद प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए और मज़ीद प्रोडक्ट बने, तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि जो अमोनिया बन रहा है उसको रिएक्शन मिक्सचर में से मुसलसल निकालते जाएं। उसकी वजह से ये होगा कि अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा। अब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा मज़ीद अमोनिया बनता जाएगा, मज़ीद अमोनिया बनता जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि चूँकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें। जितना हम ये पिछले पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तीसरा तरीका यह है, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है तो हमने वॉल्यूम अगर कम रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और वॉल्यूम कम कर रखने के लिए हम यूँ करें कि इसके लिए इंक्रीज इन प्रेशर कर दें। तो ये 3 तरीके हम कर सकते हैं जिनकी मदद से हम अमोनिया की सिंथेसिस में यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब अगर हम ये करें, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस ग्राफ परसेंटेज में देखें, तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रखें 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखें और 1000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखें, तो हम देखेंगे कि वी विल हैव 100% यील्ड, यानी जितना नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे यील्ड कम हो रही है। सो एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड तो यील्ड जो है ना वो कम हो गई, ऑलमोस्ट 10% पे आ गई है। फिर हम प्रेशर कम कर देते हैं। सो अब आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चूज कर लिया, तो 1000 एटमॉस्फेयर पे यील्ड जो थी इसकी 800 थी। अब 600 एटमॉस्फेयर के ऊपर यील्ड इसकी ये है, 300 एटमॉस्फेयर के ऊपर यील्ड इसकी ये है, और यू कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी यील्ड जो है ना वो तकरीबन 30-40% के करीब आ रही है। सो हम ये देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है यील्ड कम होती जा रही है, और वैसे वैसे और जैसे जैसे प्रेशर भी कम होता जा रहा है, तो मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए हमें मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर रखना होगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने की वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। और इंक्रीज इन प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करने के लिए कॉस्टली प्रोसेस है। तो हमने ये किया कि अमोनिया सिंथेसिस के लिए हमने एक ऑप्टिमम कंडीशंस लगा दी, और ऑप्टिमम कंडीशंस में हमने वही कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया कर दिया, यानी जो अमोनिया बन रहा है उसको हम साथ साथ निकालते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने इसके लिए ये किया कि प्रेशर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, हमने 200 एटमॉस्फेयर का इसके लिए प्रेशर कर लिया। फिर तीसरे नंबर पे हमने टेम्परेचर को 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया। अब इससे नो डाउट यील्ड ऑफ अमोनिया तो डिक्रीज होगी, लेकिन हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने इसके लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ फाइनली डिवाइडेड आयरन, और इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं विच इज़ सपोर्टेड ऑन सम मेटल ऑक्साइड्स, जैसा कि हम इसमें एल्यूमिनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलिका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके लिए मैग्नीशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड के कैटलिस्ट के ऊपर आयरन को सपोर्ट किया गया है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि इसमें से एमसीक्यूज़ तो पूछा जाता है, जब हम ये वाली कंडीशंस देते हैं तो इन सारी कंडीशन के ऊपर जो अमोनिया की यील्ड है ये 33 से लेकर 35% तक इसकी जो है ना वो यील्ड हो जाती है। यील्ड नो डाउट कम हो जाती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आयरन है दैट इज़ पॉइजन्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसको पॉइजन कर देता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सवाल ये आता कहाँ से है कि मैंने कहा कि जी वाटर गैस है, वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन की ऑक्सीडेशन की जाती है और उसको कैटालिटिक ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उससे वाटर गैस बनता है, तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इस आयरन को पॉइजन भी कर लेता है। तो ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस पे हमने बात कर ली है कि सिंथेसिस। दूसरी इसकी है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 में, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ये भी एक रिएक्शन है
जिसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके अंदर ये भी सिंपल वही सारी चीज़ें हैं। आप देखें कि सबसे पहले जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, हम उसमें इसको मुसलसल निकालते जाएं, यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को मुसलसल निकालते जाएं। दूसरे नंबर पे हम जो है वो प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो देयरफॉर भी देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर भी रिएक्शन आगे जाएगा। टेम्परेचर में यहाँ पर एक मसला है कि जी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हमने ये कर दिया कि इसका टेम्परेचर हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ना हो, और हमने इसको कैटलिस्ट दे दिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सो दैट इन दिस रिएक्शन मूव्स, और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमने दे दिया। तो ये इसकी जो है ना वो एप्लीकेशंस हो गई हैं। कॉमन आयन इफेक्ट अगला टॉपिक है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है ली शार्टलेस प्रिंसिपल की। और कॉमन आयन इफेक्ट में ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। अगर मिसाल के तौर पर हम इसको यूं समझते हैं कि अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, हमने यूं किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, दिस इज NaCl, और इसको हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, दिस इज Na प्लस एंड Cl-, ये वाटर में डिजोल्व हो गया। अब इसी सोल्यूशन के अंदर हमने एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, सपोज दिस इज HCl, और HCl आयनाइज हो गया वाटर के अंदर, इन टर्न इनटू हाइड्रोजन आयन एंड इनटू क्लोराइड आयंस। अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो क्लोराइड आयन है ये कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन एडिशन की वजह से ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट पहले डिजोल्व हो रहा था वो उनमें से एक इलेक्ट्रोलाइट वो अनडिजोल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो जब वो प्रेसिपिटेट आउट होगा तो अब देखिएगा कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो या तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या तो ये रिएक्शन जो है ना वो बैकवर्ड जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है? ये वो वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है विच इज़ लेस सॉल्युबल ऑलरेडी, जो कम मिकदार में सॉल्युबल होता है। वो वाला इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, और उस इलेक्ट्रोलाइट की डिसोल्यूशन का प्रोसेस रुक जाता है और वो रिएक्शन वापस जाएगा। यानी आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, अब सवाल है कि कौन सा वाला प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चंद बातें बता देता हूँ। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे आर वीकर इलेक्ट्रोलाइट कंपैरेटिवली, या मतलब ये ओवरऑल नहीं। अब आप मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो सॉल्ट होगा वो कंपेयर टू HCl वो वीकर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और इस तरह बेस के लिए भी यही बात की जा सकती। जबकि अगर एसिड वीक होगा तो उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा कंपैरेटिवली। अब आप मिसाल ले लें कि वी हैव अ सॉल्ट दैट इज मिसाल H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, इट आयनाइजेस इनटू हाइड्रोजन आयन इनटू कार्बोनेट आयंस। इसी का हम एक सॉल्ट ले लेते हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आयनाइज करेगा वाटर के अंदर एंड इट टर्न्स इनटू सोडियम आयन इनटू कार्बोनेट आयंस। अब इस दोनों में से ये जो कार्बोनेट आयन है ये इसका कॉमन आयन है। तो जब कॉमन आयन ऐड होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, या तो ये बैकवर्ड जाएगा या तो ये बैकवर्ड जाएगा। लेकिन टर्म हमने ये बात ऊपर बता दी है कि जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो वापस जाएगा। तो अगर आप इन दोनों में से बात करें तो इन दोनों में से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है वो वीकर होता है कंपैरेटिवली। तो HCl के मुकाबले में NaCl वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, तो प्रेसिपिटेशन होगी NaCl की। सो अब अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट आउट, तो जो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे कौन सा वाला प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड प्रेसिपिटेट आउट होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका सॉल्ट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। सो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है कि दूसरे नंबर पे आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जी हमेशा जब कॉमन आयन इफेक्ट स्टडी किया जाता है ना, तो जो बाद में सॉल्ट डाला जाता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि अगर बाद वाला स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो फिर तो प्रेसिपिटेट आउट वही हो जाएगा, उसकी फिर एडिशन की ज़रूरत ही क्या थी। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने दो सॉल्ट ले लिए दैट इज़ KClO3 और हमने KCl ले लिया। अब ये दोनों सॉल्ट्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये सॉल्ट है HClO4 का और ये सॉल्ट है HCl का।
अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि HClO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी Ka की वैल्यू 10⁻10 है, जबकि HCl कंपैरेटिवली वीकर है और इसकी Ka की वैल्यू 10⁻7 है। तो अगर एसिड वीक है तो उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक यानी कि ये जो KCl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और इसके मुकाबले में जो KClO4 है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो चूंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, वीकर, तो KClO4 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यही कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे इसकी ये एप्लीकेशन भी है। ये जो HCl हम इसमें ऐड करते हैं ना, तो ये प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन ये किया जाता है कि प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि एक बीकर के अंदर हम NaCl की सोल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं और उसी में से फिर हम HCl गैस पास करते हैं, तो NaCl इसमें से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशंस हो गई हैं। हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ बफर। बफर की डेफिनेशन इस तरह से है कि हर वो सोल्यूशन जो कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें उसको हम बफर कहते हैं। अब जनरली ऐसा होता है कि अगर एक सोल्यूशन ले लिया जाए, सपोज मैं वाटर ले लेता हूँ, मैंने एक बीकर लिया और उसके अंदर मैंने वाटर ले लिया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर 0.01 मोलर HCl ऐड करता हूँ। HCl ऐड करने से पहले इस सोल्यूशन का जो पीएच था, चूँकि इट इज़ अ प्योर वाटर, वो 7 होगा, और जब मैं इसके अंदर HCl ऐड करूँगा तो HCl ऐड करने के बाद इसका सोल्यूशन का पीएच हो सकता है कि वो 2 पे आ जाए। लेकिन अगर मैं एक ऐसा बीकर ले लेता हूँ सपोज, और उसके अंदर मैंने बफर भी डाला हुआ है, सपोज ये वाटर है और उस वाटर के अंदर मैंने बफर भी डाला हुआ है, तो उसका पीएच हम सपोज कह लेते हैं कि उसका पीएच जो है ना वो 4 है। अब इसी के अंदर मैंने 0.01 मोलर HCl डाल दिया। तो 0.01 मोलर HCl डालने से इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो 4 से 4.2 हो जाएगा, 4.15 हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी वेरी स्लाइट चेंज इन पीएच। तो जो चीज़ पीएच में रेजिस्टेंस पीएच में चेंज को रोकती है उसको हम बफर कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी ज़रूरी है कि बफर किसी भी सोल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट नहीं रख सकता, लेकिन वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट ज़रूर करता है। बफर कैन नॉट कीप द पीएच कांस्टेंट, लेकिन वो पीएच में उसको वो करता है। अब ये जो बफर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। बफर्स की अगर हम टाइप्स के ऊपर बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर्स। बफर की पहली किस्म ये होती है दे आर एसिडिक बफर, और दूसरे बफर जो हैं दे आर बेसिक बफर। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बफर्स। एसिडिक बफर ऐसे बफर्स होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है, दे हैव पीएच लेस देन 7, और बेसिक बफर ऐसे होते हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, इनको बेसिक बफर्स कहते हैं। अब इनको बनाया कैसे जाता है? जो एसिडिक बफर होते हैं वो बनते हैं वीक एसिड, और वीक एसिड के इसी के सॉल्ट से ही बनते हैं, इट्स सॉल्ट से ही ये बनते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एसिड हमारा वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कभी नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो हम एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी एसिड का हम सॉल्ट भी इस्तेमाल करेंगे। जबकि बेसिक बफर जो हैं वो बनते हैं एक वीक बेस से, बेस हमारा वीक होना चाहिए, प्लस इसी का ही सॉल्ट ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अब हम मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जी वीक एसिड है, तो वीक एसिड के अंदर हम ले लेते हैं कि जी कार्बोनिक एसिड है H2CO3, और इसी का ही हम सॉल्ट ले लेंगे दैट इज सोडियम कार्बोनेट, या हम एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COOH, और इसी का ही हम सॉल्ट ले लेंगे दैट इज CH3COONA, इसी का हमने सॉल्ट ले लिया। या हम फॉर्मिक एसिड ले लेंगे विच इज़ HCOOH है, और इसी का ही हम सॉल्ट ले लेंगे HCOONA। तो ये बफर्स हो गए। हाँ, अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बफर दैट इज मेड अप ऑफ HCl और NaCl, तो क्या ये बफर हो सकता है? तो आंसर इज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वीक होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि जी सपोज मैं एक बफर बनाता हूँ दैट इज कार्बोनिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का, 2 मैंने सॉल्ट ले लिए। अब ये मैंने ले लिया एक वीक एसिड और ये मैंने सॉल्ट ले लिया, तो जवाब है ये भी नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज हम एसिड और उसी एसिड का हमने सॉल्ट लेना है, तब जाके हमारा बफर बनेगा। अब बेसिक बफर की तरफ आते हैं कि बेसिक बफर की एग्जांपल ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्ट ले लेते हैं दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, तो ये एक बेसिक बफर हो गया, इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अगर मिसाल मैं कहता हूँ कि वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, तो क्या ये बफर हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस और हमारा बफर वीक बेस से बना होना चाहिए। और अच्छा, बुक में ना एक और बात भी लिखी हुई है,
बुक में एक और बात भी लिखी है, अगर आप इसको थॉरली देखें तो उसमें लिखा है वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, और प्लस साथ में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ होना चाहिए। तो अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, उसको मैं निगलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक बफर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक बफर। तो उसमें कॉम्बिनेशन का आपको ख्याल रखना है कि वीक एसिड या वीक बेस लेना है, वीक एसिड का ही सॉल्ट लेना है, वीक बेस का ही सॉल्ट लेना है। डिफरेंट सॉल्ट्स के मिक्सचर से आप बफर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, अब बफर जो है उसका जो अब आते हैं बफर, हमें इसका जो पीएच है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीएच के लिए वी हैव एन इक्वेशन, पीएच ऑफ अ बफर इट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द हेंडरसन्स इक्वेशन। इस हेंडरसन्स इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे जो पी के ए है वो बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए के, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए के बराबर होता है। अब यहाँ हम इसकी जगह यूं भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। फिर अब देखें यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ना प्लस है तो मैं ये रेशो को आगे पीछे कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, तो मैं पीएच को यूं भी लिख सकता हूँ, पीएच इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो आपको बेसिक इक्वेशन में थोड़ी सी रद्द-बदल करके नई इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर ये जो हमने किया ना, ये तो एक एसिडिक बफर के लिए था, अगर बेसिक बफर होगा तो क्या होगा। बेसिक बफर के लिए हो जाएगा POH इज इक्वल टू PKB, बेस के लिए PKB होता है, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हो जाएगा, एसिड की बजाय ये बेस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आपको ना दिया होता है बेसिक बफर, लेकिन आपको बोला जाता है एसिडिक, उसको पीएच मालूम करना। तो अब समटाइम ऐसा होता है कि आपको बेस की कॉन्सेंट्रेशन दी होती है और आपको बोला जाता है कि आप पीएच मालूम करें, तो आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन से तो आप पीएच नहीं मालूम कर सकते। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले उसका POH मालूम करना है। POH मालूम करने के बाद आप पीएच मालूम करेंगे कि पीएच प्लस POH ये बराबर होते हैं 14 के। ओके, ये तो पहली चीज़ होगी, ट्रिक होगी। दूसरी चीज़ जो आपने इसको मालूम करने के लिए, यानी पीएच ऑफ बफर के लिए आपने देखना है कि आपने कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक मैथमेटिकल वैल्यूज़ याद करनी है कि जैसे log ऑफ 10 ये बराबर होता है 1 के, इसी तरीके से log ऑफ 2, log ऑफ 100 ये बराबर होता है 2 के, इसी तरीके से log ऑफ 1000 ये बराबर होता है 3 के। फिर आपने ये याद रखना है कि log ऑफ 2 जो है वो 0.3 के बराबर होता है। अब इस को याद करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब आपको ना जब MDCAT के अंदर क्वेश्चन दिए जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो वैल्यूज़ दी जाती हैं बड़ी आसान वैल्यूज़ दी जाती है, उसमें कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि एक बफर है और उसके pKa जो है ना वो 5 है, उसमें हमने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ली 0.1 और हमने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ली, सपोज हमने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ली वो 0.01। अब बताइएगा कि उसका पीएच क्या होगा। अब यहाँ पे 3 बातें आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहली बात आपने ये नोट करनी है कि वो बफर बेस्ट बफर कहलाएगा जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। द बफर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड इज सेम is considered to be the best is considered to be the best buffer, क्योंकि उसमें pH और pKa की वैल्यू बराबर हो जाएगी, pH और pKa की वैल्यू बराबर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर pH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, pH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी pKa से, ठीक है। और तीसरी बात कि अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो हम सॉल्ट ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से, तो इस पर्टिकुलर केस में pH वो कम हो जाएगा pKa से,
वो पी के ए से कम हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपने नोट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज इट, कि कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, सूरत हाल वाली। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि हेंडरसन्स इक्वेशन जो है वो अगर हम देखें तो उसमें पीएच और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम सॉल्ट बढ़ाएंगे तो पीएच बढ़ेगा, और अगर हम एसिड को कम करेंगे तो पीएच कम होगा। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी जो मैंने यहाँ पे बात की कि अगर सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई तो पीएच पी के बराबर कैसे होगा। तो आप देखिएगा कि हमारे पास इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो गई है तो ये कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1, जबकि लॉग ऑफ 1 ये 0 के बराबर होता है। तो ये 0, ये सारी टर्म, ये वाली जो सारी टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो पी एच पी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम, जो मैंने आपको बात की कि आपने ये चीज़ याद रखनी, अगर हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसका हम शॉर्टकट ट्रिक भी देखते हैं कि पी एच इट इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मैं ले लेता हूँ। अब पी एच ये उसने पी के ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी के ए 5 है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट उसने दिया हुआ है 0.01 है, और एसिड हमने दिया हुआ है 0.1 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 10 आंसर आता है। पी एच इज इक्वल टू, ये आ गया लॉग ऑफ 10, और लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होता है, तो पी एच इज इक्वल टू 6 हो गया है। तो ये तो आसान तरीका हो गया। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक हम समझते हैं। शॉर्टकट ट्रिक को ज़रा आप सुनिएगा। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से 10 टाइम्स ज़्यादा हो, 10 गुना ज़्यादा हो, तो पी एच बराबर होगा पी के ए प्लस 1 के। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से 10 टाइम्स ज़्यादा हो तो ये बराबर हो जाएगा उसके पी के ए प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से 10 टाइम्स कम हो तो फिर पी के ए माइनस 1 आप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैंने अभी रियलाइज़ किया है। तो ये जो है ना वो 0.1 आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ना वो 4 आता है। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन में कहा है कि जी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, एसिड 0.1 है, यानी सॉल्ट एसिड से 10 टाइम्स कम है। तो अगर सॉल्ट एसिड से 10 टाइम्स कम हो जाएगा तो पी के ए -1 आपने कर देना है। वट एवर द पी के ए, उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है। और अगर वो 100 टाइम्स हो तो -2, 1000 टाइम हो तो -3 आपने कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक बफर है और वो मैंने एसिटिक एसिड से बनाया CH3COOH, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और मैंने इसके लिए जो ना सॉल्ट लिया है दैट इज CH3COONA, सोडियम एसीटेट लिया, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 है। अब इसका जो पी के ए है वो है 4.74 पी के। तो बताइएगा इसका पीएच क्या होगा। अब आप देखिएगा कि जो सॉल्ट है वो एसिड से 10 टाइम ज़्यादा है, तो पीएच जो है वो बराबर हो जाएगा पी के ए प्लस 1 के बराबर हो जाएगा अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा। अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने एक और बफर बनाया CHCOOH मैंने, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन मैंने रखी है 0.1, और जो सोडियम एसीटेट है CH3COONA उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने रखी है 0.001, ठीक है, और इसके लिए पी के ए जो है वो 3.74 होता है। तो बताइएगा पीएच कितना होगा। पीएच जो है वो पी के ए -2 हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से 100 टाइम्स कम हो गई है, तो 100 टाइम्स कम होएगी तो -2 आपने कर लेना है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि log ऑफ 10 ये 1 के बराबर होता है, तो +1 हम कर देते हैं। log ऑफ 100 ये 2 के बराबर होता है, तो हम -2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने शॉर्टकट के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल किया कि +1 और +2 आपने इसके अंदर जो है ना वो करना होता है। हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है कि हेबस प्रोसेस में मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम एयर। ये क्वेश्चन जो है वो 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कि जो मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन को कहाँ से लिया जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट दिस। ये क्वेश्चन जो है वो 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का, कि H2SO4 में विच स्टेप इज़ यूज टू इंक्रीज द यील्ड। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना होगा, इंक्रीज नहीं करना होगा। SO3 फॉर्म इट इज़ रिमूव्ड, जो मैंने बोला कि जो कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया मैंने वहाँ पे बोला था, तो साथ मैंने ये भी बोला था कि SO3 को साथ साथ रिमूव करना है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट लो, ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर है।
कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो उससे वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो हम जो है ना वो यील्ड इस तरह से नहीं बढ़ा सकते। एक्सेस एयर इज यूज्ड टू ड्राइव इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। अगर एयर है, यहाँ पर देखिए ना एयर की बात हो रही है और एयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है, सो 21% इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, तो अगर हम इसमें एयर डालेंगे तो ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी और रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डेल्टा हो गया। बफर सोल्यूशन, जो कि 2012 का ये भी क्वेश्चन है, बफर सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन द पीएच। वैसे वो पीओएच को भी रेजिस्ट करता है, लेकिन बुक में जो ना पीएच की डेफिनेशन लिखी हुई है रेजिस्ट वेन। अब हेंडरसन्स इक्वेशन जो हमने बात की है इज फॉर एसिडिक बफर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एसिडिक बफर, वो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट पन एसिड, ये करेक्ट आंसर है। Ka नहीं है, pKa है, यहाँ पर सॉल्ट अपॉन pH इज इक्वल टू pKb, देखिए ये बेस के लिए होता है, और ये माइनस अगर होगा तो एसिड ऊपर आएगा और सॉल्ट नीचे आएगा, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। pH बराबर होगा pK, ये हमने अभी बात कर ली है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होगी pH ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगी तो ये इससे कम हो जाएगी, तो ये तीनों ठीक है और ये वाली ऑप्शन जो है ना वो गलत है। pH pKa के बराबर होता है, Ka के बराबर नहीं होता। Buffer solution is such solution which resists change in pH when small amount of acid or base is added in it. Which of following is example of basic buffer? तो ये एक एसिड है और वीक एसिड है तो एसिडिक बफर हो गया, ये भी वीक एसिड है एसिडिक बफर हो गया, ये एक वीक बेस है तो ये बेसिक बफर हो गया। ये नहीं हो सकता, रीज़न ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बफर हैज़ अ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो गई और सोडियम बेंजोएट की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखें सॉल्ट 10 टाइम्स कम है, तो अब मैंने बोला कि अगर सॉल्ट 10 टाइम्स कम होगा तो pH इट इज़ इक्वल टू pKa माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका pH जो है तो वो कहता है कि देन व्हाट इज़ द pKa, तो pKa क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें, pKa इट इज़ इक्वल टू pH प्लस 1 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका 4 आ जाएगा। Given that pKa of ethanoic acid is this, what is pH of solution if 0.01 मोल ethanoic acid and sodium acetate 0.1। अब सॉल्ट ज़्यादा हो गया, तो जब सॉल्ट ज़्यादा होगा pH इट इज़ इक्वल टू pKa प्लस 1 हो जाएगा। हमने 1 कर देना है क्योंकि अब यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये 5.7 आ गया। तो ये दीज वर ऑल अबाउट द MCQs। हम नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन काइनेटिक्स में इंशाल्लाह से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।